हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के मोललता के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। और हाँ, क्या बच्चों आपको मोललता के न्यूमेरिकल्स देखकर डर लगता है? एग्जाम में फॉर्मूला तो इसका याद रहता है, पर हमेशा कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। आज इस वीडियो के बाद आप मोललता का कोई भी सवाल सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। आज हम जीरो से हीरो तक के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम में पक्का आएंगे ही आएंगे। तो बच्चों, मोललता के न्यूमेरिकल्स को करने से पहले आपको इसकी परिभाषा और सूत्र का पता होना चाहिए। तो आइए अब हम इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं। जैसे हमने कोई भी बर्तन लिया, उसमें हमने 1 किलोग्राम विलायक ले लिया और उसमें हमने किसी विलय को घोल दिया। तो जो भी विलय हमने घोला है, उसके मोलों की संख्या को ही मोललता कहते हैं। मतलब 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से दर्शाते हैं और इसका सूत्र होगा कि मोललता बराबर विलय के मोल तो आ जाएंगे ऊपर और नीचे आ जाएगा विलायक का भार किलोग्राम में। अब चूंकि आप जानते हो कि मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार के, तो अब हम इसके सूत्र में ऐसे कर देंगे कि हमारा सूत्र हो जाएगा मोललता बराबर विलय का भार बटे विलय का अनुभार, और इसके नीचे होगा हमारा विलायक का भार। इस बार हम विलायक का भार किस में लेंगे? ग्राम में लेंगे। तो जब हम किलोग्राम की जगह ग्राम में लेंगे तो ऊपर हम 1000 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है, कि स्मॉल m बराबर WB बटे MB गुना WA और गुना 1000। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। और आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे तो सारे के सारे अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो कि हमारे एग्जाम में अब तक पूछा ना गया हो। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है कि 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? तो सबसे पहले आपको इसमें विलायक का भार दे रखा है। विलायक का भार हुआ मतलब WA का मान, क्योंकि आपको पता है जो विलायक है उसे A से दिखाते हैं और जो हमारा विलय है उसको हम किससे दिखाते हैं? B से दिखाते हैं। ठीक है, तो कितना दे रखा है ये आपको? तो ये आपको दे रखा है 100 ग्राम। आगे हमें क्या दे रखा है? आगे क्वेश्चन में आपको विलय के मोल दे रखे हैं, मतलब कि यहाँ आपको मोलों की संख्या दे रखी है। इसे NB से दर्शाते हैं। ठीक है, कितनी दे रखी है? 1/10 मोल दे रखी है। तो अब हमसे पूछा क्या है? विलयन की मोललता क्या है? विलयन की मोललता क्या है? मतलब स्मॉल m का मान हमसे पूछा गया है। तो आपको इसका सूत्र अभी हमने ऊपर दिखाया था कि मोललता का सूत्र होता है स्मॉल m बराबर, तो आपको मैंने सबसे पहले सूत्र में बताया था कि ऊपर होता है विलय के मोल यानी NB, और नीचे क्या होता है? तो नीचे होता है हमारा विलायक का भार। ठीक है, किस में दे रखा है? आपको ग्राम में दे रखा है, तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। तो NB का मान है 1/10 और WA का मान है 100 ग्राम है, तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे। अब जो 90% बच्चे हैं इसकी कैलकुलेशन में हमेशा गलती करते हैं। मतलब जितने भी बच्चे अब तक मेरे पास एग्जाम के लिए पढ़े हैं तो वो अधिकतर इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन में जो है वो गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिए कि आप एग्जाम में ऐसी कोई गलती करके ना आए। अब जैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, कट गई। ठीक है, तो क्या बचा? 1/10 बचा, गुना क्या बचा यहाँ? फिर 10 बचा, तो इस जीरो से ये जीरो कट गई। तो m का मान कितना आया? तो m का मान आया 1 मोल प्रति किलोग्राम। और हाँ बच्चों, आपको इसका मात्रक जरूर लिखकर ही आना है। अगर आप इसका मात्रक एग्जाम में लिखकर नहीं आओगे तो वो एग्जामिनर आपके नंबर जरूर काट लेंगे। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, या फिर आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो 1 m। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। और जो बच्चा भी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए सीरियस है तो वो इस क्वेश्चन को जरूर ही सॉल्व करेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले दे रखा है क्या, विलय। विलय क्या दे रखा है आपको, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का क्या दे रखा है, भार दे रखा है, का भार तो क्या होता है WB, कितना है 11.7 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो अब हम इसका पहले क्या निकालेंगे, अणु भार, NaCl का अणु भार निकालेंगे। NaCl का अणु भार निकालेंगे तो अणु भार को हम दिखाते हैं Mb से। ठीक है, NaCl का आपको अणु भार निकालना है तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5। ठीक है, इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 58.5 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब अगला क्या दे रखा है, 500 ग्राम जल में घोला है, यानी आपका यहाँ विलायक क्या है, जल है, तो आपको यहाँ विलायक यानी H2O का क्या दे रखा है, भार दे रखा है, जो क्या है हमारा WA कितना है 500 ग्राम है। तो बस अब सीधा अपना सूत्र कर दो, मोललता बराबर हो जाएगा, मोललता यानी स्मॉल m बराबर होगा विलय का भार और बटे विलय का अणुभार। ठीक है, और गुना विलायक का भार, और ये किस में है, ग्राम में है, तो ऊपर 1000 से इसकी गुना हो जाएगी। तो आपको यहाँ WB दे रखा है 11.7, MB दे रखा है 58.5 और WA दे रखा है आपको यहाँ 500 और गुना 1000, तो आपको पता है 500 दूनी होता है 1000। अब इस दशमलव से ये दशमलव हट गया। अब हम क्या काम करेंगे, और ये क्या बचा, ये बचा हमारा 117 दूनी, तो ये हुआ हमारा 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 3 और 2 एकम 2 बटे 585, यानी अब हमें 585 को 234 से भाग करना है, तो क्या होगा, जीरो लगाएंगे और फिर दशमलव बढ़ाएंगे। ठीक है, तो होगा कितना हमारा 585 चौके होता है 2340, तो ये इससे पूरा का पूरा कट गया। तो आपका स्मॉल m का कितना आ गया मान, 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। और बच्चों इसका मात्रक बिल्कुल भी लगाना भूलना नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसका आंसर में मात्रक लगाना भूल गए तो एग्जामिनर इसके भी आपसे नंबर काट लेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चा 2027 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस है तो वो पक्का करके ही जाएगा। तो क्वेश्चन है कि भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। अब क्या दे रखा है आपको दे रखा है 20%। 20% क्या है, भार अनुसार, भार अनुसार इसका मतलब क्या है, 20 है और जब इसका प्रतिशत हटाते हैं तो क्या आता है, 100 आता है। इसका मतलब नीचे क्या है, विलियन होता है, मतलब इस पूरे विलियन में 100 विलियन में क्या है, ये विलय है, छोटा सा विलय घोला गया है। तो पर यहाँ आगे क्या लिखा गया है, भार अनुसार, तो इसका मतलब ये भी हमारा विलय का भार और ये है हमारा विलियन का भार। आई बात समझ में? तो आप यहाँ लिखोगे विलय, विलय क्या दे रखा है आपको, पोटेशियम कार्बोनेट तो K2CO3 का भार दे रखा है आपको WB, कितना दे रखा है 20 ग्राम। ठीक है, आई बात समझ में इसकी? ठीक है, अब हम क्या निकाल देंगे, इसका अणु भार निकाल लेंगे, K2CO3 का अणु भार। तो इसका अणु भार निकालने के लिए हम कैसे करेंगे, पोटेशियम, तो बच्चों पोटेशियम होता है 39, इसमें कितने गुना, 2 की गुना, प्लस कार्बन होता है हमारा कितना 12 और ऑक्सीजन होता है 16, तो ऑक्सीजन कितनी 3, तो 3 गुना 16, तो 39 दूनी होता है 78 और ये हुआ 12 और ये हुआ हमारा कितना 16 तिया 48। तो जब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 138 ग्राम प्रति मोल। आ गया समझ में? तो हमारा ये तो आ चुका है। अब क्या निकालना है आपको इसमें,
आपके फॉर्मूले में होता है विलायक का भार भी तो होता है, पर वो तो इसमें कहीं नहीं दिया। अब कैसे करोगे? तो आपको यहाँ पहले निकालना पड़ेगा विलायक का भार यानी WA। तो आप मुझे एक बात समझाइए कि जो हमारा पूरा विलयन होता है, पूरा विलयन किस किस से मिलकर बना होता है? तो आपका पूरा विलयन विलय और विलायक से मिलकर बनता है, पूरा विलयन। ठीक है, विलयन किससे मिलकर बनता है? विलय और विलायक से। और अगर आपको सिर्फ विलायक का भार निकालना हो तो आप क्या काम करोगे कि इस विलयन में से अगर आप इस विलय को घटा दोगे तो आपका किसका भार आ जाएगा? विलायक का भार आ जाएगा। आई बात समझ में? तो आपको यहाँ किसका मान निकालना है? तो आपको इधर विलायक का भार निकालना है। तो आपको लिखना पड़ेगा विलयन का भार माइनस विलय का भार। ठीक है, विलय का भार। अब यहाँ आपको क्वेश्चन में विलयन का भार दे ही रखा था, कितना था? 100। और जो विलय का भार आपका कितना है? 20। तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचा? 80 ग्राम। तो आ गया आपका क्या? विलायक का भार। ठीक है, आ गया इतना समझ में? अब आपका मोललता का सूत्र क्या होता है? मोललता बराबर होती है विलय का भार बटे क्या होता है? विलय का अनुभार और गुना विलायक का भार। अगर हमारा ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुना हो जाती है। तो हमारी जो मोललता है स्मॉल m, इसमें WB दे रखा है आपका 20 ग्राम और जबकि MB हमने निकाला है 138 गुना WA कितना है? 80। और बच्चों इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको इनके अनुभार उतने ही अच्छे से याद होते चले जाएंगे। ठीक है, अब क्या काम करेंगे? इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और हम ऐसे कर सकते हैं कि 4 दूनी 8 और 25 चौका होता है ना 100। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम? अब हम ऐसे कर सकते हैं इसमें कि 2 एकम 2 और 2 दशम हो जाएगा हमारा कितना? 20। तो ऊपर कितना बचा? तो ऊपर आ गया हमारा 250 और नीचे कितना है आपका? 138 है। अब अगर 138 से 250 को अगर आप भाग करते हो तो 1.81 मोल प्रति किलोग्राम आपका आंसर आता है। ठीक है, और फिर से बता रही हूँ इसका मात्रक लगाना बिल्कुल भी आप भूलोगे नहीं। और हाँ, ये क्वेश्चन क्या था? इस क्वेश्चन को दोबारा देख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपकी हेल्प के लिए दे दिया गया क्या? भार अनुसार। इसका मतलब जो हमारा 20% क्या है? भार अनुसार है। 20 से हुआ और जो प्रतिशत का मतलब होता है 100। मतलब जब भी हम प्रतिशत हटाते हैं तो फिर क्या लगता है? 100 लगता है। मतलब हमारा विलयन है 100 और उसमें विलय की मात्रा कितनी है? 20 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिली है। तो इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो ये आपका 3 या 5 नंबर में पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है? 94% दे रखा है और क्या दे रखा है? W/V दे रखा है। इसका मतलब 94% का मतलब समझे 94 है और जब इसका प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे आ जाता है 100। तो इसका मतलब पूरा क्या है? विलयन है। मतलब 100 हमारा विलयन है, उसमें हमारी विलय की संख्या कितनी है? 94 है। और आपको यहाँ क्या दे रखा है? W दे रखा है पहले के लिए, मतलब इसका क्या है? ये विलय का भार दे रखा है। और यहाँ दूसरे के लिए क्या दे रखा है? V मतलब आयतन। तो ये 100 हमारा यहाँ विलयन का आयतन है। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। अब जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको इस टाइप से दे दिया जाता है। ठीक है, अगर आया 94% W/V, मतलब प्रतिशत का मतलब कि अगर प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो समझिए जो आगे है तो वो क्या होता है? विलय होता है और जो पीछे होता है तो वो हमारा विलयन होता है। ठीक है, और हमें इससे पता चला कि
डब्लू तो हुआ इसका मतलब आगे के लिए, तो ये तो है हमारा विलय का भार। और जो ये वी है इसका मतलब कि ये हमें दे रखा है इसका आयतन। ठीक है, ये तो इस पहले वाले के लिए दे रखा है और इस प्रतिशत के लिए ये दे रखा है। आई बात समझ में? आ गया ना समझ में? अगर एक बार और समझना है तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना कि एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाए आपको। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या दे रखा है? विलय। तो विलय क्या दे रखा है आपको? H2SO4 का भार कितना दे रखा है? तो आपको इस क्वेश्चन में भार दे रखा है 94 ग्राम। आ गई बात समझ? और ये तो है ग्राम में, और विलियन का आयतन किस में होता है? मिलीलीटर में। ठीक है, अब जब हमें इसका भार पता चल गया WB, तो अब हम इसका अणु भार निकाल लेंगे। H2SO4 का अणु भार, तो इसका अणु भार कितना होगा? MB। H2SO4 है, हाइड्रोजन का होता है एक, और कितने हाइड्रोजन है? दो। और सल्फर का होता है हमारा कितना? 32। ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, और कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन है। अब ये हुआ 2 एकम 2 प्लस 32 प्लस 16 चौका 64, और जब इन्हें आपस में जोड़ते हैं तो हमारा आता है 98 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, कितना आता है? 98 ग्राम प्रति मोल। अब आगे क्या दिया गया? आगे दिया गया आपका विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन दिया गया है आपको क्वेश्चन में। विलयन का आयतन यानी V का मान कितना दे रखा है? 100 मिलीलीटर। ठीक है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में? और हमें दे रखा है इसका घनत्व, विलयन का घनत्व। विलयन का घनत्व यानी इसमें अब है हमारा किसका मान? D का मान। कितना दे रखा है? 1.84 ग्राम प्रति मिली। ठीक है, अब देखिए, अब हमारे पास हमें पता है जो मोललता का सूत्र होता है उसके लिए होता है भार बटे अनुभार, और गुना होता है विलायक का भार और गुना 1000। ठीक है, अब ये WB है हमारे पास, MBB है, लेकिन ये विलायक का भार जो है तो ये आपका कहाँ से आएगा? अब अपना दिमाग लगाओ। तो ये जो चीज आपको दे रखी है तो ये आपकी हेल्प के लिए दे रखी है कि इससे आप विलायक का भार निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे निकाल सकते हैं जब हमें विलयन का ही आयतन दे रखा है और इसका ही क्या दे रखा है? घनत्व। तो अब हम निकालेंगे विलयन का द्रव्यमान। क्या निकालोगे? विलयन का द्रव्यमान। द्रव्यमान बोल दो या फिर भार बोल दो और या फिर आवश्यक मात्रा बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व, सूत्र होता है। मतलब द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व हमारा सूत्र होता है। तो हम अब यहाँ निकाल रहे हैं द्रव्यमान। तो आयतन गुना घनत्व, आयतन कितना है? 100 मिलीलीटर, गुना 1.84 की जब इसमें गुना करेंगे तो आ जाएगा 184, आ जाएगा हमारा क्या? ग्राम। अब हमारे पास विलयन का भार आ चुका है, तो हमें किसका भार निकालना है? हमें यहाँ विलायक का भार निकालना है। तो आपको आगे समझाया था कि जो विलयन है किससे मिलकर बनता है? विलय और विलायक से मिलकर बनता है। विलय और विलायक से मिलकर बनता है। अब हमें निकालना है विलायक का भार, तो हम विलयन के भार में से विलय के भार को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, हमें निकालना है क्या? विलायक का भार। विलायक का भार बराबर होगा विलयन का भार, विलयन का भार माइनस विलय का भार। ठीक है, आया समझ में? कैसे आया ये? विलयन बराबर होता है विलय प्लस विलायक, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे? माइनस। अब आपका विलयन का भार कितना आया? 184 ग्राम, माइनस विलय का भार हमें दे रखा है कितना? 94 ग्राम। तो 184 में से 94 को अगर माइनस करोगे तो आएगा आपका 90 ग्राम। अब आ गया आपका पूरा सूत्र। ये क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि तो अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़कर आएंगे, पर अच्छे नंबर उसी के आएंगे जो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से तैयार करके जाएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको लगाना है मोललता का सूत्र। आपको ये इधर दे रखा है 94%, तो 94 क्या हुआ? 94 हुआ हमारा यहाँ विलय का भार, और ये प्रतिशत हटाते हैं तो क्या लगता है? 100 लगता है। तो ये दे रखा है हमें क्या? विलयन।
अब ये पहले वाला पहले वाले के लिए और दूसरे वाला दूसरे वाले के लिए। तो W होता है हमारा क्या, भार होता है, और V होता है हमारा आयतन। ठीक है, तो आपको इसमें ये दो चीजें दे रखी हैं। तो आपने सबसे पहले इधर लिखा H2SO4 का भार कितना है, 94 ग्राम। अब हम इसका अणु भार खुद निकाल लेंगे। ठीक है, अब आपको आगे दे रखा है इसका आयतन, है ना, तो ये है 100 मिलीलीटर। फिर क्वेश्चन में आपको इसका दे रखा है क्या, घनत्व। अब आपको पता है कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व के, और जो हमारा द्रव्यमान होता है उसे भार भी कह सकते हैं। तो इसलिए फिर ये क्या निकल गया, हमारा विलयन का भार निकल गया। मतलब ये आपको खैर घनत्व इसीलिए दिया गया था कि आप इसमें सूत्र कर दो कि आयतन गुना घनत्व होता है। तो मतलब सब कुछ तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है, और जितनी इनकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इनके न्यूमेरिकल्स में अच्छे होते चले जाओगे। तो फिर मोललता का सूत्र होता है कि विलय का भार बटे विलय का अणुभार गुना विलायक का भार किसमें, ग्राम में। तो ऊपर किसकी हो जाए गुना 1000 की। और याद रखना जो भी सूत्र लिखोगे उसको एक डिब्बे में बंद जरूर कर देना। ठीक है, तो हमारा m बराबर हो जाएगा, विलय का भार दे रखा है आपको 94, और अणु भार निकाला है हमने कितना, 98, और विलायक का भार आया है 90, और ऊपर गुना किसकी, 1000 की। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई। अब हम इसे 2 से काटेंगे कि 2 चौके 8 और 2 निम्मा 18, और ये होगा हमारा 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। तो ये कितना हुआ, ऊपर हुआ हमारा 4700, और नीचे हुआ कितना, अगर 49 की 9 में गुना करेंगे तो आएगा 441। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, 441 को 4700 से भाग कर देंगे। तो 441 से कम 441 आ गया, तो 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ बचा हमारा 2, फिर ये जीरो कर ली, तो ये इससे छोटा है। तो एक जीरो बढ़ा के जब दशमलव होगा तो इधर एक और जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमें पता है 441 छिक्का कितना होता है, तो ये होता है 2646। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी कैलकुलेशन भी है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन आपका पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ कितना हुआ, तो यहाँ है हमारा 254, और आ गई क्या, जीरो। अब हम क्या करेंगे, 441 पंजे कितना होता है, 2205 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा, तो ये आगे ऐसे आता चला जाएगा। तो स्मॉल m का मान है 10.65 मोल प्रति किलोग्राम। या फिर कभी कभी आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो कि 10.65 स्मॉल m। ठीक है, तो ये भी इसका मात्रक होता है। अगर कहीं एग्जाम में स्मॉल m आया लिखा हुआ किसी भी संख्या के पीछे, तो वो समझ जाना कि वो किसका है, मोललता का है। ठीक है, तो इसके ये दो वो होते हैं मात्रक, ये भी होता है ये भी होता है। तो आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हो, पर अगर आप एग्जाम में मतलब न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हो तो इसे ही लगाना। ये तो आपको जब मतलब जो क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उसके पीछे लिखा हुआ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है, और चीनी का सूत्र आपको ये दे रखा है। तो चीनी के शीरे की मोललता क्या होगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या दे रखा है, विलय। विलय यानी क्या दे रखी है, चीनी। विलय यानी क्या दे रखा है, चीनी दे रखी है। ठीक है, तो इसमें आपको चीनी का भार दे रखा है, मतलब विलय का भार दे रखा है WB कितना है। तो हमारा चीनी का भार है 34.2 ग्राम, क्योंकि ये बोला गया है कि चीनी के शीरे के इतने ग्राम में इतने ग्राम चीनी है। तो मतलब ये चीनी घुली हुई है किसमें, इस विलियन में। तो ये हमारा विलियन का भार दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम इसमें चीनी का मतलब विलय का, चीनी का है कार्बन 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11। ठीक है, इसका अणु भार निकाल लेंगे हम, अणु भार MB। तो कार्बन कितना है, 12 है, तो
और कार्बन का होता कितना है 12, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन है कितनी 22, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 लेकिन है कितनी 11, तो 11 गुना 16 और 12 गुना 12 होता है 144, ये आ जाएगा ऐसे ही 22 और 11 की अगर 16 में गुना करोगे तो आएगा 176, तो टोटल करोगे तो कितना आएगा 342 ग्राम प्रति मोल आपका आ जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में आपको, इधर ये दे रखा है विलियन का भार, विलियन का भार, तो विलियन का भार कितना दे रखा है आपको 214.2 ग्राम। तो आपको अगर मोललता निकालनी है तो आपके पास WB भी है MB भी है, लेकिन आपको क्या निकालना है WA को निकालना है, मतलब कि विलायक का भार आपको निकालना है पहले। तो आपको अगर यहाँ विलियन का भार दे रखा है तो आप आराम से विलायक का भार निकाल सकते हैं। तो विलायक का भार बराबर होता है विलियन का भार माइनस विलियन का भार माइनस विलय का भार, ठीक है, विलियन का भार माइनस विलय का भार होता है। तो हमारा विलियन का भार है 214.2, इसमें से हमारा विलय का भार कितना जाएगा 34.2 चला जाएगा, तो जब 0.2 से हट गया तो आया 0, अब 4 में 4 गया तो आया 0, अब अगर 11 में से 3 जाएगा तो आएगा 8 और यहाँ क्या बचा 1, तो 180 आ गया, ठीक है, तो ये आया हमारा 180 ग्राम। तो अब हमारा मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर होती है मोललता स्मॉल m बराबर विलय का भार बटे विलय का अनुभार गुना विलायक का भार ग्राम में, ऊपर 1000 से गुना हो जाएगी और जो भी सूत्र होता है उसे डिब्बे में बंद कर देना चाहिए कि ताकि एग्जामिनर को सूत्र अलग से ही दिख जाए, ठीक है। तो स्मॉल m बराबर होगा, विलय का भार आपको कितना दे रखा है 34.2 दे रखा है और विलय का अनुभार निकाला कितना है आपने 342 निकाला है और विलायक का भार हमारा आया 180 और गुना क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो अब क्या काम करेंगे, जब ये दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो आ गई यहाँ, अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कैंसिल हो गई, अब इस 342 से ये 342 हट गया, अब इसे हम 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 निमा 18, तो यह हमारा 5/9, तो 9 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 9 पंजे 45, फिर आ गया 5, ऐसे तो फिर हमारा आगे चलता ही चला जाएगा, तो आ जाएगा 0.55 मोल प्रति किलोग्राम इसका आंसर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ग्लूकोज वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, तो और हाँ बच्चों ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इन्हें प्रैक्टिस के लिए और अपने रिवीजन के लिए तैयार जरूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, तो बच्चों याद रखना जो हमारा मोलर द्रव्यमान होता है तो हम वो ही अणुभार होता है, अणुभार को ही मोलर द्रव्यमान कहते हैं, जो दे रखा है 180 के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। तो इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो यहाँ आपको विलय क्या दे रखा है, मतलब क्या चीज घुल रही है, तो वो है हमारा क्या ग्लूकोज, ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज का भार दे रखा है यानी WB का मान कितना दे रखा है 2.82 ग्राम। अब हम निकालेंगे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो आपका ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे, पर इसमें तो आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में, ग्लूकोज का अणुभार तो आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, ग्लूकोज का आपको भार भी दे रखा है और अणुभार भी दे रखा है, तो कितना आ गया 180 ग्राम प्रति मोल हो गया, ठीक है। अब आगे इसमें क्या दे रखा है आपको 30 ग्राम, क्या है 30 ग्राम है ये आपका जल का भार, मतलब जिसमें ये ग्लूकोज घोला गया यानी विलायक का भार कितना है 30 ग्राम। तो इसमें सब चीजें आपको दे रखी है, सिर्फ आपको इसमें क्या करनी है कैलकुलेशन करनी है। तो हमारा मोललता का सूत्र होता है स्मॉल m बराबर WB
मतलब विलय का भार बटे विलय का अनुभार गुना विलायक का भार अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुना हो जाएगी। तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा कितना, 2.82 और नीचे क्या है 180 है और गुना क्या है 30 ग्राम है, ऊपर क्या है 1000 से गुना हो रही है। तो जब दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो आ जाएगी, इसका मतलब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई। अब इसको इससे काटेंगे तो ये हुआ हमारा 2 निम्मा 18 जीरो और ये हुआ 2 एकम 2 और 2 चौके 8 और 2 एकम 2। अब इसे 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ऊपर क्या आता है हमारा 47 और नीचे क्या आया 90। तो अब हम क्या करेंगे, 90 से 47 को भाग कर देंगे। तो ये तो इससे छोटा है तो हमने लगाया जीरो और दशमलव करके जीरो आ गई। तो 90 पंजे कितना होता है 450। तो अगर 7 में 5 के तो आया 3 मतलब 2, हाँ गलती से हो गया, 7 में से अगर 5 आएगा तो आएगा 2, एक जीरो आ गई। तो हमारा 90 दूनी होता है 180, फिर से आ गया 2, तो ऐसे तो ये आते ही रहेगा, फिर से 180 आ गया। ठीक है, तो हमारा मोललता का आंसर है 0.522 मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम इसका आंसर है। इसका मात्रक लगाना बिल्कुल नहीं भूलना और अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आगे एग्जाम में जो कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है हम उसे लेकर आएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 3 ग्राम एसिटिक अम्ल 80 ग्राम बेंजीन में विलीन है तो विलयन की मोललता क्या होगी। तो आपको पता है आपको किसका भार दे रखा है, इधर एसिटिक अम्ल का भार, यानी हमारा यहाँ विलय क्या है, विलय है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। तो इसका क्या दे रखा है आपको, इसका आपको भार दे रखा है WB का मान 3 ग्राम। अब आगे आपको क्या निकालना है, इसका अणु भार निकालना है। इसमें कहीं आपको इसका अणु भार नहीं दे रखा, मतलब CH3COOH का आपको अणु भार निकालना है। तो हो जाएगा MB। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और 3 है तो इसमें हो गया 3 गुना 1। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, फिर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1। अब इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ के कितना आएगा 60 ग्राम प्रति मोल आ जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है आपको, इतनी बेंजीन में विलीन है, मतलब कि बेंजीन में विलीन है तो ये हमें विलायक का भार दे रखा है। क्या दे रखा है ये आपको, तो ये हमें विलायक का भार दे रखा है, यानी WA का मान कितना दे रखा है आपको 80 ग्राम दे रखा है। अब देखो इसमें MB का मान भी है, WB का मान भी है और WA का मान है। तो आप अब सीधा इसमें मोललता का आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना। जो भी बच्चा 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए सीरियस है तो वो इसका आंसर कमेंट में जरूर देगा। मैंने आपको सब चीजें दे दी हैं करके, अब आपको सिर्फ इसका सूत्र लिखकर फिर उसकी कैलकुलेशन करके कमेंट में आंसर जरूर ही देना है। अब अगला क्वेश्चन है जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन है कि बेंजीन के 1 विलियन में I2 घुली है तो विलियन में I2 का मोल प्रभार 0.25 है, तो विलियन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, इसमें हमें I2 का मोल प्रभार दे रखा है और हमें कुछ नहीं दे रखा। तो आपको पता है कि जो हमारी मोललता होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, मोललता की परिभाषा होती है कि 1 किलोग्राम कर लो या 1000 ग्राम कर लो, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की संख्या को, मतलब 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, विलय के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक है, संख्या को मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो अब इसमें आपको क्या दे रखा है, विलायक का भार समझ लो कितना है, क्योंकि ये 1000 ग्राम क्या है विलायक है, तो ये क्या है, इसका मतलब हमें इसकी परिभाषा से पता चला कि अगर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में
तो हमें विलायक का भार करना पड़ेगा कितना, WA 1000 ग्राम। ऐसा क्यों किया गया? पिछले क्वेश्चन में हम विलायक का भार निकालते थे विलयन का भार माइनस विलय का भार, पर इसमें ना तो आपको विलयन का भार दे रखा और ना इसमें आपको हमारा विलय का भार दे रखा, तो इसीलिए हमें इसमें विलायक का भार WA मानना पड़ेगा कितना, 1000 ग्राम, इसकी परिभाषा के अनुसार। आगे आतना, अब जो हमें विलय क्या दे रखा है, बेंजीन दे रखा है, तो अब हम निकालेंगे इसमें बेंजीन का अणुभार। क्या निकालोगे आप इसमें? तो अब हम इसमें बेंजीन का अणुभार निकालेंगे। तो बेंजीन होती है कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। कार्बन का होता है 12 और कितने कार्बन, 6, प्लस हाइड्रोजन होता है 1 और कितने हाइड्रोजन, 6। तो हमारा 12 छिक्का होता है 72 और 6, तो अगर इन्हें जोड़ते हैं तो कितना आता है, 78 ग्राम प्रति मोल आता है। आ गया इतना। अब हम क्या निकालेंगे, इसकी मोलों की संख्या, जो हमारा विलायक है इसके मोलों की संख्या को निकाल लेंगे हम। उससे आगे आपको फायदा होगा, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, मोल प्रभाज दे रखा है, मोल प्रभाज दे रखा है, इसीलिए। तो अब हमारे पास विलायक का भार तो है, तो अब हम निकालेंगे विलायक के मोलों की संख्या। मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा, पर ये टफ जब तक ही है जब तक आप इसकी एक दो बार प्रैक्टिस नहीं कर लेते। तो हमारा विलायक के मोलों की संख्या होता है भार बटे अणु भार। तो हमने विलायक का भार क्या माना है, 1000 ग्राम, और इस विलायक का अणु भार निकाला है 78, और जब 78 को 1000 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 12.82 मोल आ जाता है। आ गई बात समझ में? हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हमें यहाँ निकालनी है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या यानी NB का मान, विलय के मोलों की संख्या यानी NB का मान निकालेंगे, क्योंकि हमारा काई मतलब मोल प्रभाज कितना है, I2। हमें I2 का मोल प्रभाज कितना दे रखा है, हमें I2 का मोल प्रभाज दे रखा है 0.25। तो I2 का मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है, काई बराबर विलय का भार बटे इन दोनों के भारों का योग, है ना, मतलब इन दोनों के मोलों की संख्या होती है। ठीक है, तो हमें पता है काई I2 आपको कितना दे रखा है, 0.25 दे रखा है मोल प्रभाज। NB हमें पता नहीं है विलय के मोलों की संख्या, Na हम इसमें निकाल चुके हैं, तो वो हमारा 12.82 और प्लस NB अभी हमें पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। हमें पता है 25 एकम 25 और 25 चौके होता है 100, तो क्या हो जाएगा 1/4 बराबर NB बटे 12.82 प्लस NB आ जाएगा। आ गया इतना। अब क्या काम करेंगे, अब इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 4NB बराबर 12.82 प्लस NB। अब ये NB इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो माइनस NB बराबर 12.82। अगर 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा 3NB बराबर 12.82। अब ये 3 इसके साथ गुना में है तो इसके नीचे आ जाएगा, 12.82 के नीचे आ गया 3। ठीक है, अब क्या काम करेंगे, जब ये हटाई दशमलव तो नीचे क्या आ गई, 2 जीरो आ गई, तो इसका मतलब 300 को 1282 से भाग कर देंगे। तो आपको पता है 300 चौके कितना होता है, 1200, तो कितना बचा, 82। हमने लगाया दशमलव तो यहाँ आ गई हमारे क्या, जीरो। अब 300 दूनी कितना होता है, 600। अब ये कितना बचा, 220। तो अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, 370 2100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बचा हमारा नीचे वो 100, ऐसे तो ये चलता रहेगा। तो NB का मान आया है हमारा 4.27 मोल। कितना आया हमारा, 4.27 मोल। तो
तो ये है हमारा विलय के मोलों की संख्या। अब हमारा जो मोललता का सूत्र एक ये भी था कि विलय के मोल बटे विलायक का भार। विलायक का भार अगर किलोग्राम में है तो ऐसे ही रहेगा। तो विलय के मोल हमने निकाल लिए हैं NB और विलायक का भार है W1 किलोग्राम में। तो NB का है 4.27 और हमारा विलायक का भार कितना है? विलायक का भार अगर किलोग्राम में देखें, विलायक का भार हमने इसमें ग्राम में लिया है तो 1000 है और अगर किलोग्राम में देखें तो 1 ही होता है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे? 1। तो हमारा मोललता का सूत्र आया है 4.27 मोल प्रति किलोग्राम। आपको ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लग रहा होगा, मुझे पता है, पर अगर आप इसे 3-4 बार खुद से करके देखेंगे तो इससे इजी क्वेश्चन आपको कुछ नहीं लगेगा। देखो, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, सीधी सी ये बात ये है कि हमें इसमें क्या निकालनी है? मोललता निकालनी है। ठीक है, जब आपको इसमें क्या निकालनी है? मोललता निकालनी है। तो फिर मोललता निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि विलय के मोलों की संख्या और नीचे होता है विलायक का भार। विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, एक तो ये होता है सिंपल सा सूत्र और दूसरा सूत्र ये होता है कि मोल को कर दो भार बटे अणु भार में। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। इस क्वेश्चन में आपकी हेल्प करने के लिए कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ दे रखा है क्या? I2 का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज होता है काई, किसका? I2 का। अब इसमें बोला गया है कि बेंजीन के 1 विलियन में I2 घुली है, यानी ये क्या है? विलय है, मतलब इसे घोला गया है। तो हमारा मोल प्रभाज का विलय का सूत्र होता है, हमें पता है कि ऊपर तो आ जाएगा विलय के मोलों की संख्या और नीचे आता है विलय और विलायक के मोलों की संख्या का जोड़। आपको इसमें ये तो दे रखा है काई I2 का मान, मतलब मोल प्रभाज का मान तो दे रखा है। अब ना इसमें आपको NB का पता, ना NA का पता, ना NB का पता, तो हम वो कैसे निकालेंगे हम? तो NB का मान हम इसमें ऐसे निकालेंगे, मतलब और तो कुछ नहीं है इसमें। हमें पता है मोललता की परिभाषा, तो उसमें क्या यूज होता है? 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम कह लो या 1000 ग्राम क्या है? विलायक होता है। उसमें जितने भी विलय होते हैं उसके मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो 1000 ग्राम हम विलायक समझ लेते हैं इसमें कि मतलब जो हमारा विलायक है, विलायक क्या होता है? हमें इसमें विलायक का क्या दे रखा है? भार, यानी WA का मान आपको 1000 ग्राम समझ लो। ठीक है, ओके। अब हम इससे इसका अणु भार भी निकाल सकते हैं। अणु भार कैसे निकालोगे? किसका निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये किस में घुला हुआ है? बेंजीन में। तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, तो हमने इसका जब अणु भार निकाला तो आ गया आपका 78। आ गई इतनी बात समझ में? अब हमें पता है विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे अब हम, क्योंकि अब हमें इसका विलायक का भार भी पता चल गया और अणु भार भी पता चल गया। तो मोलों की संख्या किसके होगा? विलायक के। तो जो होता है Na, तो इससे हम Na को निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो होता है हमारा क्या? भार बटे अणु भार के होता है, और भार हमने निकाल लिया है 1000 ग्राम, अणु भार ये हो गया। तो टोटल सॉल्व करके आपका कितना आया? ये आ गया। तो बस सीधा इस वाले सूत्र में से रख दो, बस आ जाएगा। इससे फिर क्या आ जाएगा? इससे फिर आपका NB का मान आ जाएगा आपके हाथ में। ठीक है, फिर बस इसमें रख दो कि हमारा क्या होता है? मोललता का सूत्र होता है विलय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में है, तो एक रख दो। ठीक है, तो बस आ गया अब आपका आंसर। और आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चों एक ही वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है
और ये मेहनत जब ही सफल होगी जब आप इसे अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लोगे और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आओगे लेकर। ठीक है,